इस वीडियो में अपन प्रकाश के अपवर्तन के नियम पढ़ने जा रहे हैं। तो देखो, प्रकाश के अपवर्तन के नियम क्या है। पहला जो नियम है वो परावर्तन जैसा ही है। परावर्तन में अपन ने पहला नियम पढ़ा था कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, यानी यूं कहे कि अपने बोर्ड के तल में ही होते हैं। सेम वही नियम यहां पर अपन बता सकते हैं कि आपतित किरण अपवर्तित किरण, यहां पर परावर्तित नहीं, यहां पर अपवर्तित शब्द काम में लेंगे। अपवर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, तल में स्थित होते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरी बात, जो एक वैज्ञानिक का नियम भी है, स्नेल का नियम कहते हैं जिसको, ये अपवर्तन का दूसरा नियम है। परावर्तन में अपन ने दूसरा नियम ये पढ़ा था कि कोण आई का मान किसके बराबर होता है, कोण आर के, यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यहां पर स्नेल का नियम है। तो स्नेल रूल क्या कहता है? स्नेल रूल ये कहता है कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात है वो उस माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होता है। यानी रूल अपना यह है कि आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या, ये ज्या अपन साइन को बोलते हैं, और आपतन कोण के लिए अपन इंसिडेंट एंगल इसको बोलते हैं। इंसिडेंट एंगल से ही आई लिया गया है। तो आपतन कोण की ज्या, इसका मतलब साइन आई, तथा अपवर्तन कोण की ज्या, कोण की ज्या जिसको इंग्लिश में अपन बोलेंगे साइन आर, क्योंकि ज्या के लिए वही साइन आना है, लेकिन अपवर्तन को अपन यहां पर बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग एंगल, रिफ्रैक्टिंग से आर लिया गया है। तो रूल ये है, आपतन कोण की ज्या साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होता है। माध्यम के अपवर्तनांक, माध्यम के अपवर्तनांक को अपन एन से लिखते हैं भाई, अपवर्तनांक के बराबर होता है। अब इसको मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो मैथमेटिकल फॉर्म ये होती है कि साइन आई बटा साइन आर बराबर 1n2। 1n2 का मतलब समझे यहां पर कि प्रकाश किरण माध्यम 1 से माध्यम 2 में प्रवेश कर रही है। अगर प्रकाश किरण माध्यम 2 से 1 में प्रवेश कर रही होती तो मैं इसको 2n1 भी लिख सकता था। तो यहां पर साइन आई बटा साइन आर बराबर क्या है, 1n2, यानी माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होता है। और ये सदैव क्या होता है, नियत होता है। अब यहां पर बात समझने वाली यह है कि ये जो माध्यम का अपवर्तनांक है ये होता क्या है। तो यहां पर जो माध्यम का अपवर्तनांक है जिसको अपन n से व्यक्त कर रहे हैं, ये माध्यम के लिए ही परिभाषित होता है, यानी माध्यम का एक गुण होता है। अपवर्तनांक क्या होता है, माध्यम का एक गुण होता है जो माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। ये तरंग दैर्घ्य पर भी निर्भर करता है, साथ ही माध्यम की प्रकृति कैसी है उसके अनुसार इसका मान बदलता है। जैसे उदाहरण के लिए आपको मैं समझाऊं कि जल है, तो जल के लिए अपवर्तनांक 1.33 होता है। कांच के लिए अपवर्तनांक थोड़ा ज्यादा होता है,
क्योंकि वो थोड़ा डेंस होता है, सघन होता है, तो उसका अपूर्णांक 1.5 होता है। निर्वात या वायु का अपूर्णांक 1 होता है। तो अलग अलग माध्यम का अपूर्णांक अलग अलग होता है। तो यहाँ अपूर्णांक को अगर अपन परिभाषित करना चाहें तो यही कह सकते हैं कि अपूर्णांक, जिसको अपन n से दर्शाते हैं, माध्यम का एक गुण होता है, एक गुण है जो माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है, प्रकृति व तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करता है। तो बात समझ में आई? आपको कोई पूछे कि अपूर्णांक क्या है, तो अपन कहेंगे कि अपूर्णांक माध्यम का एक गुण है जो माध्यम की प्रकृति और तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करता है। अलग अलग माध्यम का अपूर्णांक अलग अलग होता है। जैसे एग्जांपल मैंने बताया कि वायु या निर्वात का अपूर्णांक 1 होता है, जल के लिए अपूर्णांक 1.33 थोड़ा ज्यादा होता है, कांच का अपूर्णांक उससे भी ज्यादा होता है 1.50। तो अलग अलग माध्यम का अपूर्णांक अलग अलग होता है। अब यहाँ पर बात ये आपको समझनी चाहिए कि 1n2 और 2n1 है क्या, तो वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं यहां पर। वन एंड टू, इसका मतलब मैंने बताया कि प्रकाश माध्यम 1 से माध्यम 2 में गमन कर रहा है। इसका मतलब होता है n2 बट्टा n1। इसको कैसे पढ़ेंगे? पढ़ने का तरीका है माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम 1 के सापेक्ष, 1 के सापेक्ष। 1n2 को n2 बटा n1 लिखेंगे, माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम 1 के सापेक्ष। अगर ये होता 2n1 तब अपन लिखते इसको n1 बटा n2। इसको पढ़ने का तरीका था माध्यम 1 का अपवर्तनांक माध्यम 2 के सापेक्ष, 2 के सापेक्ष। तो जाहिर सी बात है कि 1n2 और 2n1 में अगर रिलेशन देखें तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट मिलेंगे यहाँ पर, क्योंकि जैसे कि आप देख रहे हैं कि 1n2 में आ रहा है n2 बटा n1 और 2n1 में आ रहा है n1 बटा n2। तो अगर इनमें रिलेशन देखें तो रिलेशन क्या होगा? इनमें रिलेशन होगा 1n2 व्युत्क्रम होगा 1/2n1, यानी दोनों एक दूसरे के क्या हैं? उल्टे हैं। इसको अपन बोलते हैं प्रकाश का उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। प्रकाश का उत्क्रमणीयता का सिद्धांत यह है कि अगर प्रकाश किरण माध्यम 1 से 2 में प्रवेश कर रही है तो उसको अपन लिखेंगे 1n2, और अगर उल्टा कर दिया जाए कि सघन से विरल में बह रही है, इसका मतलब 2n1 अपन काम में लेंगे। इसी को कहते हैं प्रकाश का उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। तो ये था अपना स्नेल नियम। अब इसके बाद में इसी अपवर्तन में एक चर्चा और करेंगे, वो ये है कि जो माध्यम का अपवर्तनांक n, माध्यम का अपवर्तनांक जो n है वो वेग पर किस प्रकार निर्भर करता है, यानी वेग पर डिपेंडेंसी क्या है। अपवर्तनांक n की वेग पर निर्भरता। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि माध्यम, जैसा कि पहले अपन पढ़ चुके हैं कि माध्यम बदलने पर प्रकाश का वेग बदल जाता है। अलग अलग माध्यम में प्रकाश का वेग अलग अलग होता है। अगर माध्यम वायु या निर्वात है तो प्रकाश सबसे तेज चलता है। वही थोड़ा सा माध्यम थोड़ा डेंस है, यानी जैसे जल है तो जल में प्रकाश का वेग धीमा होता है। कांच है तो कांच में और भी प्रकाश धीमा चलता है। इसका मतलब जैसे जैसे माध्यम की सघनता बढ़ती जाती है
प्रकाश का वेग उतना ही कम होता जाता है। जाहिर सी बात है कि माध्यम का जो अपवर्तनांक है वो वेग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अपवर्तनांक बढ़ेगा तो वेग कम होगा, अपवर्तनांक इंक्रीज होगा तो वेग डिक्रीज होगा। ये बात अपन देख सकते हैं एक सारणी के माध्यम से, जैसे वायु है या निर्वात है, ये माध्यम ले लिया आपने, ये माध्यम और ये वेग। तो वायु या निर्वात, एक कॉलम और बना लेते हैं, यहां पर अपवर्तनांक और अगले कॉलम में अपन लिख लेते हैं वेग। तो वायु या निर्वात का जो अपवर्तनांक होता है वो 1 होता है, तो वेलोसिटी भी सबसे ज्यादा होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। इसके बाद में अगला जो माध्यम लें, अपन ले लेते हैं जल। तो जल का अपवर्तनांक 1.33 के आसपास होता है। इसका मतलब अपवर्तनांक बढ़ रहा है तो वेलोसिटी थोड़ी डिक्रीज होगी, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। निर्वात से तो इसका मान क्या है, कम है। तीसरा माध्यम थोड़ा सा और अपन सघन लेते हैं, जैसे कांच। तो कांच का अपवर्तनांक होता है 1.50, तो इसमें वेलोसिटी और डिक्रीज हो जाएगी। लगभग कांच के अंदर वेलोसिटी होती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इस तालिका से हमें यही स्पष्ट हो रहा है कि माध्यम विरल है। विरल है इसका मतलब अपवर्तनांक कम है, तो वेलोसिटी सबसे ज्यादा है। फिर थोड़ा डेंस हो रहा है, इसका मतलब अपवर्तनांक बढ़ रहा है, तो वेलोसिटी घट रही है। इसका मतलब अपवर्तनांक और वेलोसिटी में जो रिलेशन होना चाहिए वो व्युत्क्रमानुपाती का होना चाहिए। तो ये अपना प्रकाश का अपवर्तन का बेसिक खत्म होता है। अब इसके बाद में अपन अपवर्तन से जुड़ी घटनाएं देखते हैं। तो इसमें सबसे पहली घटना दी हुई है तारों का टिमटिमाना, यानी अपवर्तन की 4-5 घटनाएं हैं। ये अपना थ्योरेटिकल पोर्शन है और ये थ्योरेटिकल पोर्शन आपको पीडीएफ के माध्यम से दिया जाएगा। तो सबसे पहली घटना जो आपको मैं बता देता हूं, तारों का टिमटिमाना। टिमटिमाना, टिमटिमाने वाली घटना देखो किस प्रकार से संपन्न होती है। तारे पृथ्वी से काफी दूरी पर स्थित है। अब तारों से आने वाली जो प्रकाश किरणें हैं वो वायुमंडल में संचरित होती हुई हमारे तक पहुंचती है। अब वायुमंडल कहीं विरल है, कहीं सघन है, यानी वायुमंडल का जो घनत्व है वो बिल्कुल एक समान नहीं है। इसका मतलब जो तारों से आने वाली प्रकाश किरणें हैं, वो प्रकाश किरणें जब रात्रि में कोई ऑब्जर्व करता है इस बात को, तो उसकी आंखों में जैसे ही वो प्रवेश करेगी तो प्रति क्षण उन किरणों की दिशा लगातार परिवर्तित होती है। यानी एक्चुअल में क्या होता है कि रात्रि में, जैसे मैं इसको डायग्राम के मदद से बता रहा हूं, ये जैसे आकाश है और ये पृथ्वी। यहां पर एक ऑब्जर्वर रात्रि में आकाश की ओर जब देखता है तो आकाश में जो तारे हैं उनसे आने वाले प्रकाश का इस वायुमंडल में क्या होता है, लगातार अपवर्तन होता है। अब वो अपवर्तन इस प्रकार से होता है, जैसे मान लीजिए यहां पर सघन परत है तो प्रकाश किरण अविलंब के निकट आएगी। फिर इसके बाद में जैसे आ जाता है विरल, फिर कहीं सघन, फिर कहीं विरल। यानी मेरा कहने का मतलब है कि आकाश और पृथ्वी के बीच में जो ये स्पेस है, इस स्पेस में वायुमंडल कहीं सघन है, कहीं विरल है। इसका मतलब ये प्रकाश किरणें उत्तरोत्तर अपवर्तन के बाद में इस व्यक्ति के रेटिना पर पहुंचेगी। यानी व्यक्ति के आंख के रेटिना पर जो आने वाली किरणें हैं वो प्रति क्षण अपनी दिशा बदलती रहती हैं, और प्रति क्षण दिशा बदलने से उस व्यक्ति को लगता है कि वो तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। तो एक्चुअल में टिमटिमाने वाली घटना आने वाली प्रकाश किरणों के उत्तरोत्तर अपवर्तन के बाद रेटिना पर इन किरणों का कोई स्थायी प्रतिबिंब नहीं बनता, वो प्रतिबिंब भी चलायमान प्रतिबिंब होता है। तो प्रति क्षण उसकी दिशा बदलने से आपको तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। तो ये घटना है तारों का टिमटिमाना जो प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित है।
इसके बाद में देखो दूसरी घटना क्या है। दूसरी घटना घटना यह है कि किसी पात्र के पेंदे में रखा सिक्का ऊपर की ओर उठा हुआ दिखाई देता है। दूसरी घटना यह है पात्र के पेंदे में रखा सिक्का ऊपर की ओर उठा हुआ दिखाई देना, उठा हुआ दिखाई देना। इसको अपन एक डायग्राम की मदद से देखते हैं। जैसे मेरे पास में एक पात्र है और ये पात्र जल से भरा हुआ, अब कोई ऑब्जर्वर यहां पर रखे सिक्के को देखता है। ये सिक्का बिल्कुल पेंदे में रखा हुआ है और ऑब्जर्वर इस प्रकार से इस चीज को देख रहा है। तो एक्चुअल में उस ऑब्जर्वर को ये सिक्का पेंदे पर न दिखाई देकर के पेंदे से थोड़ा ऊपर की ओर उठा हुआ दिखाई देता है। तो घटना एक्चुअल में क्या होती है कि एक प्रकाश किरण, यानी इस ऑब्जर्वर की आंखों से आने वाली एक प्रकाश किरण इस सिक्के पर इस प्रकार से आती है, लेकिन इससे टकराकर जाने वाली जो प्रकाश किरण है वो प्रकाश किरण पीछे से आती हुई प्रतीत होती है। यानी एक्चुअल में इससे न जाकर के ये इस प्रकार से पीछे से इसको जाती हुई अनुभव होती है। इसका मतलब यहां से नहीं जाती है, थोड़ा ऊपर से। तो ये जो किरण है ये वास्तविक किरण नहीं होती, इसको अपन बोलते हैं आभासी किरण। तो उस ऑब्जर्वर की आंखों में ये आभासी किरण जाती है। अगर वास्तविक किरण जाती तो उसको प्रतिबिंब यहां नहीं नजर आकर के बिल्कुल पेंदे पर ही नजर आता। तो ये आभासी किरण जाने की वजह से उस ऑब्जर्वर को ये सिक्का थोड़ा ऊपर की ओर उठा हुआ दिखाई देता है। तो कुल मिलाकर के ऐसी ये घटना और भी है कि एक पेंसिल पात्र में, जल से भरे हुए पात्र में रखी गई है, तो उस पेंसिल का जितना भाग डूबा हुआ है वो भाग थोड़ा मुड़ा हुआ दिखाई देता है, क्योंकि जितना भाग मुड़ा हुआ है उस मुड़े हुए भाग से जाने वाली जो किरण है वो आभासी किरण उस ऑब्जर्वर की आंखों तक पहुंचती है, रियल किरण उस ऑब्जर्वर की आंखों तक नहीं पहुंचती है। इसलिए पेंसिल का जितना भाग मुड़ा हुआ है वो भाग इसमें, सॉरी, जितना भाग डूबा हुआ है वो भाग इसमें मुड़ा हुआ नजर आता है। इसके बाद में अगली जो घटना है वो है सूर्यास्त व सूर्योदय, यानी सूर्यास्त से बाद तक, यानी इसको यूं कह सकते हैं कि सूर्य सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद तक दिखाई देता है, बाद तक दिखाई देता है। यानी घटना यह है कि जब सूर्योदय होता है तो उस सूर्योदय से पहले ही हमें सूर्य नजर आता है। इसका मतलब सूर्योदय के समय यहां पर 2 मिनट की दिन में वृद्धि आपको नजर आएगी, और सूर्यास्त के बाद तक, यानी सूर्यास्त हो चुका होता है लेकिन उसके 2 मिनट बाद तक भी सूर्य आपको दिखाई देता है। तो इस घटना में दिन की लंबाई में कुल 4 मिनट की वृद्धि होती है। यानी 2 मिनट पहले सूर्योदय नजर आएगा और सूर्यास्त होने के 2 मिनट बाद तक दिखाई देगा। इसका मतलब दिन की लंबाई में कुल कितने मिनट की वृद्धि होगी? 4 मिनट की वृद्धि होगी। तो देखो ये घटना किस प्रकार से दिखाई देती है, इसको अपन एक डायग्राम की मदद से देखेंगे। यहां पर
क्षैतिज रेखा है, इस क्षैतिज रेखा से नीचे यहां पर सूर्य की वास्तविक स्थिति दिखाई गई है। ये वास्तविक स्थिति, और यहां पर सूर्य की आभासी स्थिति, यानी इस क्षैतिज रेखा से जस्ट ऊपर आपको सूर्य की आभासी स्थिति नजर आती है। अब होता क्या है, क्योंकि अपनी पृथ्वी वक्रीय है तो डायग्राम में अपन इसको थोड़ा सा वक्रीय ही दिखाएंगे। एक्चुअल में इस सूर्य से आने वाली जो वास्तविक किरण है, ये वास्तविक किरण इस प्रकार से पहुंचेगी ऑब्जर्वर के पास। तो ये वास्तविक किरण जब सूर्य से चलकर इस प्रेक्षक के पास पहुंचती है, उसी समय एक प्रकाश किरण जो इस वास्तविक स्थिति की आभासी स्थिति से चलकर इस ऑब्जर्वर के पास पहुंचेगी। तो जैसे ही ये प्रकाश किरण इसके पास पहुंचती है तो ऑब्जर्वर को इसकी वास्तविक पोजीशन दिखाई न देकर के इसकी आभासी स्थिति नजर आती है। यानी यहां पर भी वही है कि जैसे कि अभी अपन ने पढ़ा था कि उस पात्र के पेंदे से जो वास्तविक किरण पहुंचती है उसके बजाय आभासी किरण चलकर प्रेक्षक के आंखों के रेटिना तक जाती है। तो यहां पर भी ये आभासी किरण यहां तक पहुंचती है, और जैसे ही आभासी किरण यहां पहुंचेगी तो जैसे ही इसके निकट पहुंचते पहुंचते ये अविलंब से दूर हट जाती है। इसलिए ऑब्जर्वर को सूर्य की वास्तविक स्थिति नजर नहीं आती, यहां पर इसकी आभासी स्थिति नजर आती है। तो ये घटना सुबह के समय होती है, यही घटना शाम के समय भी यहां पर ऑब्जर्वर को दिखाई देती है। तो कुल मिलाकर के ऑब्जर्वर को सूर्योदय से ठीक 2 मिनट पहले ही सूर्योदय नजर आएगा और सूर्यास्त के 2 मिनट बाद तक सूर्य नजर आएगा। इसका मतलब दिन की लंबाई में कुल 4 मिनट की वृद्धि यहां पर हो जाती है। फिर इसके बाद में ये अपन ने प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित घटनाएं देखी है, और इसकी कुछ घटनाएं हैं उनका अपन पीडीएफ अपलोड कर देंगे। तो अपन ने प्रकाश का अपवर्तन पढ़ा, अपवर्तन से संबंधित ये घटनाएं जैसे कि तारों का टिमटिमाना है, पात्र में रखे जल से भरे पात्र के पेंदे पर रखे सिक्के का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, पेंसिल का जितना भाग जल के अंदर डूबा हुआ है मुड़ा हुआ दिखाई देना, सूर्यास्त और सूर्योदय से पहले दिखाई देता है, तो वो घटना भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही बनती है। तो ये था अपना प्रकाश का अपवर्तन और अपवर्तन से संबंधित घटनाएं। अब इसके बाद में अगला जो टॉपिक है वो है अपना पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।